मैं ऑडिबल। सो आज के लेक्चर का टॉपिक तो हम सबको पता ही है, जैसे कि हमने पहले ही अपलोड कर दिया था। सो इट्स अबाउट अविपत्तिकर चूर्ण। तो आप लोग वेव कर सकते हो अगर मैं आप लोगों को ऑडिबल हूँ। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन, जितने भी लोग ज्वाइन हो चुके हैं। सो अविपत्तिकर चूर्ण, लास्ट टाइम हमने बात की थी हिंगवास्टिक चूर्ण के बारे में। सो अब हम उसका सेकेंड पार्ट ये करने वाले हैं अविपत्तिकर चूर्ण के बारे में। आप में से कितने लोगों को पता है अविपत्तिकर चूर्ण के बारे में? आप में से कितने लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है या देखा है किसी कंसल्टेंट को यूज़ करते हुए या बनाया है? यस, रिप्लाई आना स्टार्ट हुए हैं। ओके, सो कितने लोगों को पता है? आपने कभी सुना है अविपत्तिकर चूर्ण के बारे में? कभी यूज़ किया है पर्सनल इस पे? रिस्पॉन्स ठीक है। आई टेल यू, अविपत्तिकर चूर्ण जो है बहुत ही कॉमन मेडिसिन है जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं एंड पित्तज व्याधियाँ जहाँ पे भी विबंध हो, यानी कि जहाँ पे भी मल अवरोध है, जहाँ पे भी कॉन्स्टिपेशन है, चीज़ें रुकी हुई है, उसको निकालना है फटाफट। ठीक है, तो वहाँ पे अविपत्तिकर चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्योंकि हर बार हम स्टार्ट करते हैं विद द रेफरेंस यानी पार्ट बेट, कहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो अविपत्तिकर का मैम BMS के सभी एग्जाम कब होंगे? आई डोंट नो अबाउट दैट। तो अविपत्तिकर चूर्ण का जो आज रेफरेंस हम लेने वाले हैं वो है भेषज रत्नावली से अम्ल पित्त रोग अधिकार से। ठीक है, अब क्योंकि ये अम्ल पित्त रोग अधिकार से ही लिया गया है तो बट ऑब्वियस है कि अविपत्तिकर चूर्ण जो है वो अम्ल पित्त पे बहुत ही अच्छा काम करता है। बट इसके अलावा किसी और को पता है इसका यूज़ किस तरीके से होता है? आप में से कोई बता सकता है कि अविपत्तिकर चूर्ण आपने कहाँ पे यूज़ किया है, या आपने पर्सनली अगर किसी को दिया है तो वो कहाँ पे इस्तेमाल किया? एनीवन ओवर देयर? सी, एवरी टाइम मैं यही चीज़ बोलती हूँ कि आप लोग जितना ज़्यादा रिप्लाई दोगे उतना ज़्यादा इंटरैक्टिव होगा, जितना ज़्यादा इंटरैक्टिव होगा उतना ज़्यादा शायद मैं और खुलकर आपको कुछ ऐसे रहस्यमयी चीज़ें बता सकती हूँ जो आपकी प्रैक्टिस में आपको काम आ सकती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इंग्रेडिएंट से अगर हम स्टार्ट करें तो अविपत्तिकर चूर्ण के अंदर आता है त्रिफला, त्रिकटु, मुस्ता, वीर लवण, विड़ंग, एला, त्वक, लवंग, त्रिवृत्त और शर्करा। हेलो मैम, हेलो। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में अगर कुछ यूज़ होता है इसमें तो वो है शर्करा। शर्करा यानी कि जो बड़ी शक्कर होती है वो। तो इससे समझ में आता है कि जहाँ पे भी शर्करा का इस्तेमाल होता है यानी कि बड़ी शक्कर का इस्तेमाल होता है, वो सारी चीज़ें आप डायबिटिक पेशेंट में नहीं दे सकते। बट अगर आप अविपत्तिकर चूर्ण के रेफरेंस में जाओगे जो कि भेषज रत्नावली में दिया हुआ है, एसिडिटी में, ये एसिडिटी में इसका इस्तेमाल करते हैं। अविपत्तिकर चूर्ण के रेफरेंस में जाओगे अगर आप, तो वहाँ पे दिया हुआ है प्रमेह नाशनम, प्रमेह में इसका इस्तेमाल करते हैं, श्लोक में मेंशन किया हुआ है। अब कभी आपने सोचा कि हाँ प्रमेह में क्यों देते हैं? एक तो इसमें शक्कर है, शक्कर देंगे तो और ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ नहीं जाएगा क्या? एनीवन, किसी को ये डाउट आया या मेरे बोलने पे किसी को ये डाउट आया तो आप प्रेस कीजिए कि हाँ हमने भी सोचा है इस बारे में अपना। ठीक है, तो जब भी आप शर्करा यानी कि अगर आपने अविपत्तिकर चूर्ण का पूरा रेफरेंस देखा होगा तो इसमें मैंने मुस्ता बताया। ठीक है, तो मुस्ता जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट पे काम करने वाला ड्रग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस चूर्ण का रेफरेंस बताया गया प्रमेह पे, तो वो जो बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ी हुई लोग हैं उसमें यूज़ नहीं करना है। बट जो नॉर्मल लेवल पे चल रहे हैं, जिनका डायबिटीज़ नॉर्मल रेंज पे चल रहा है, वहाँ पे एज अ वेरिएशन यानी कि एज अ लैक्सेटिव आप ये यूज़ कर सकते हो। लैक्सेटिव जब मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ या विरेचन द्रव्य के नाम पे यूज़ कर रही हूँ तो वहाँ पे मल मूत्र दोनों ही बाहर निकालने का काम करता है। तो ये क्या करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट पे बहुत ही अच्छा काम करता है, उसको हेल्दी बनाए रखने के लिए यूजफुल होगा। तो इसके लिए अविपत्तिकर चूर्ण का जो है रेफरेंस में मेंशन किया गया है कि प्रमेह में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब रही बात मेरी, तो मेरा ये बहुत ही फेवरेट ड्रग है। मैं अविपत्तिकर चूर्ण बहुत इसमें इस्तेमाल करती हूँ खुले दिल से। बट मुझे अविपत्तिकर चूर्ण हमेशा हिंगवास्टिक चूर्ण के साथ यूज़ करना पसंद है। मैं कभी भी अविपत्तिकर चूर्ण जल्दी नॉर्मल अकेले नहीं इस्तेमाल करती, मैं ज़्यादा करके इसको हिंगवास्टिक चूर्ण के साथ इस्तेमाल करती हूँ। तो उससे होता क्या है कि हिंगवास्टिक चूर्ण की वजह से अगर पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि अविपत्तिकर चूर्ण के अंदर शर्करा है, वो क्या करता है, डोमिनेट कर जाता है, जिसकी वजह से पित्त भी बैलेंस आउट हो जाता है। ठीक है, दूसरा
ऐसा है कि अविपत्तिकर चूर्ण और हिंगवाष्टिक चूर्ण दोनों ही आपके समान वायु पे काम करते हैं। अब बात के जो 5 प्रकार हैं वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है यहाँ पे, बट फिर भी मैं बता रही हूँ कि समान वायु एक प्रकार का वायु है जो कि आपके गट रीजन में प्रेजेंट है, जो कि जितना भी आपका खाना है उसको आगे ढकेलने का काम करता है ताकि डाइजेशन अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, तो समान वायु पे बैलेंस आउट करने का काम करता है अविपत्तिकर चूर्ण एंड इवन हिंगवाष्टिक चूर्ण। इसके लिए जब कोल्ड वाटर के साथ देना है क्या, आप दे सकते हो। इनफैक्ट अगर जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है उनको अविपत्तिकर चूर्ण अगर आप नारियल के पानी के साथ देते हो तो भी वो बहुत अच्छा काम करता है इन हाइपर एसिडिटी। ठीक है, बल्कि हमें इसका अनुपान तो पता ही है कि उष्ण जल यानी उष्ण जल जो है वो हर एक चीज़ का अनुपान बताया गया है। बट इन केस ऑफ अविपत्तिकर चूर्ण आप गाय के घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर पेशेंट जो है वो हाइपर एसिडिटी का है। क्यों? क्योंकि गाय का घी जो है वो पित्त को कम करने में हेल्प करता है। अब जब हाइपर एसिडिटी के पेशेंट को आप ये दे रहे हो तो इसका डोज होगा बिफोर मील यानी खाना खाने के पहले। लेकिन वही अगर आप कॉन्स्टिपेशन रिलीज करने के लिए पेशेंट को दे रहे हो, विबंध के पेशेंट को दे रहे हो, तो ये होगा आफ्टर मील यानी कि खाना खाने के बाद। तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खाना खाने के पहले दिया तो, खाना खाने के बाद दिया तो। अब इसका डोज क्या है? 5 से 10 ग्राम मिनिमम इसका डोज है। इतने ग्राम में आपको डिवाइडेड डोज में इसको देना है पूरे दिन रो में। ठीक है, फिर इसके बाद आप इसको जो है प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हो। पेशेंट को आपको प्रेगनेंसी में नहीं देना है। बच्चों में अगर 12 साल के बच्चे हैं उनसे नीचे के एज वालों में इसको नहीं देना है। ठीक है, उष्ण जल इन केस ऑफ विबंध, आई थिंक यस, उष्ण जल आप विबंध जहाँ पे भी कॉन्स्टिपेशन का ये है, जहाँ पे भी विबंध है वहाँ पे आपको उष्ण जल का ही प्रयोग करना है। ठीक है, ये बात हो गई अविपत्तिकर चूर्ण की। तो इसके अलावा किसी को कोई डाउट है अविपत्तिकर चूर्ण रिगार्डिंग तो आप अभी हमें बता सकते हैं। आप पेज पे भी हमें डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपके डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर किसी की कोई स्पेशल मांग है कि नेक्स्ट लेक्चर में हमें इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए तो हम वो भी कर सकते हैं। मैंने नेक्स्ट टॉपिक सोचा है कि हम एरंड तेल के बारे में बात करेंगे। क्या आपको क्या लगता है एरंड तेल ये टॉपिक अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि आप पर्सनली तो कोई रिप्लाई देते नहीं हो पेज पे, तो इसलिए मैं यहीं पे पूछ ले रही हूँ। इसके अलावा एक और एक चीज़ थी आज डिस्कस करने के लिए कि मैंने सुबह एक रील पोस्ट किया था रिगार्डिंग कपूर। ठीक है, तो कपूर का जब मैंने रील पोस्ट किया था तो उस पर मैंने एंड में लिखा हुआ है कैन बी यूज घृत एज एन अनुपान। यस, यू कैन यूज काउ घृत एज एन अनुपान। तो उस रील में एंड में मैंने लिखा है कि ओबेसिटी में ये बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि जो भीमसेनी कपूर है वो ओबेसिटी में बहुत अच्छा काम करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस मैंने अभी बताया आपको कि प्रेगनेंसी में नहीं देना है। बहुत ज़्यादा अगर डायबिटीज़ मतलब रेंज आपका शुगर का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वहाँ बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इन ब्लड प्रेशर इसको यूज़ नहीं करना है। जिनको डायरिया हुआ है यानी कि ऑलरेडी लूज प्रेशर्स हो रहे हैं वहाँ पे इसको नहीं देना है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में इसको नहीं यूज़ करना है। ये सारी जगह पे इसको यूज़ नहीं करना है। हिंगवाष्टिक चूर्ण कैसे यूज़ करेंगे? बहुत सिंपल है। अगर आप इसे हिंगवाष्टिक चूर्ण के साथ इस्तेमाल कर रहे हो तो अविपत्तिकर 50 ग्राम्स ले लीजिए, हिंगवाष्टिक चूर्ण 50 ग्राम्स ले लीजिए, दोनों को मिक्सअप कर दीजिए और खाना खाने के पहले दे दीजिए। ठीक है, या तो फिर फर्स्ट मील जो जाती है, जैसे हम पूरा मील ले रहे हैं दाल चावल भाजी रोटी का, तो फर्स्ट मील जाने के बाद बीच में स्टॉप कीजिए, फिर आप उसको दे दीजिए यानी कि जो चूर्ण का मिक्सचर है वो दे दीजिए एज अनुपान के स्वरूप में। उष्ण जल दे दीजिए और फिर आप नेक्स्ट मील दे दीजिए। तो ऐसे बिटवीन द मील आप दे सकते हैं। कॉन्ट्रास्टियल एक्सपेक्ट ऑफ जीवंती जी, ओके, तो ये बात हो गई। तो आप जाइए आज के रिजल्ट पे थोड़ा सा फोकस कीजिए और वहाँ पे कमेंट कीजिए कि भीमसेनी कपूर जो है वो ओबेसिटी में कैसे काम करता है। और मैंने इनफैक्ट ये भी बोला था कि वो अर्थराइटिस में भी काम करता है, तो अर्थराइटिस में कैसे काम करता है ढूंढिए ज़रा और कमेंट कीजिए पोस्ट पे कि कैसे। अगर आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा तो डीएम कीजिए, हम आपको समझाएंगे फिर वो कैसे एक्ट करता है। तो आज के लिए इतना ही। किसी को और कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिए और नेक्स्ट इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि एरंड तेल पे बात करें। तो अगर उससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप अभी से निकाल के